अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल थॉट। आज जो बहस का हमारा मौजू है वो है अफ़गान पीस प्रोसेस। अफ़गान पीस प्रोसेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इस बारे में जाना जाए कि अफ़गानिस्तान में ये पीस प्रोसेस स्टार्ट क्यों हुआ। वार एंड टेरर किस चीज़ का नाम है, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई उसकी हिस्ट्री क्या है। 9/11 का वाक़या होता है, अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका हमला कर देता है, ये कह के हमारा जो टारगेट है उसामा बिन लादेन, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट बनाया, वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। इसके अपने पर्सपेक्टिव हैं कि वो अफगानिस्तान में थे नहीं थे, किसने करवाया, कैसे करवाया। 9/11 की जो कमीशन रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की नाज़रीन, उसके मुताबिक इसका मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन ज़रूर था, लेकिन शेख उमर जो 1996 में इनको मिले थे, असल वो चाहते थे कि मैं अमेरिका को किसी तरह तरीके से नुकसान पहुंचाऊं। 1996 में इनकी मुलाकात उसामा बिन लादेन से हुई, तो इन्होंने अपना तमाम तर मनसूबा उसामा बिन लादेन को बताया, तो उसामा बिन लादेन ने इसे एग्जीक्यूट किया। तो नाज़रीन, मैं अपने पैनलिस्ट का तारफ़ करवाता जाऊँ। मेरे साथ अफ़गान पीस प्रोसेस के ऊपर बात करने के लिए आज मौजूद हैं साद अब्दुल्ला और शेख अंसरपुरी साहब। तो सबसे पहले अफ़गान पीस प्रोसेस के ऊपर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ वॉर ऑन टेरर, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि अंसर साहब अपनी राय का इज़हार करें कि सर आपके नज़दीक वॉर ऑन टेरर क्या है, और एक टेररिस्ट की तारीफ आपको क्या लगती है कि एक टेररिस्ट को किस तरह डिफाइन आप कर सकते हैं। जी बिलाल भाई, देखे वार एंड टेरर जो बेसिकली था ना, ये एक ग्लोबल एजेंडा था यूएस का, अमेरिका का। ठीक है, वो एजेंडा क्या था कि भाई दुनिया को एक किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना है। क्योंकि वार एंड टेरर का बेसिकली एजेंडा नाफिज करने का वो मकसद यही था। क्यों कि अमेरिका जो था, ये कोल्ड वार तक मतलब वो बायपोलर था। पूरी दुनिया में बाइपोलर सिस्टम था, यूएस का और रशिया का। कोल्ड वार के बाद अमेरिका जो वो यूनिपोलर की तरफ आ गया। अब क्योंकि यूनिपोलर और सुपर पावर के साथ अमेरिका ने दुनिया के निज़ाम को चलाना था, तो उसने एक बेसिकली, मैं जो समझता हूँ कि उसने वार एंड टेरर को एक हथियार के तौर पर ये आइडियोलॉजी संभाल की। ठीक है, और ये आइडियोलॉजी बेसिकली जो संभाल हुई है, बेसिकली जो संभाल हुई है, आप देख सकते हैं, तारीख उठा कर देख सकते हैं कोई भी, वो मुसलमानों के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई है और मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई है और मुस्लिम कंट्रीज में ही इस्तेमाल हुई है। ठीक है, बाकी अब सवाल रह जाता है कि वार एंड इक़्तिदार में ज्यादा पे गालिब हो जाते थे, तो फिर उसको उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सर आप सवाल की तरफ डायरेक्ट होकर ये मुझे काइंडली ये बताएं कि वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में स्टार्ट क्यों हुई थी, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था। अमेरिका ने क्यों हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर अचानक, क्या उसके असबाब थे। जी, जी देखें, वो इसकी बैकग्राउंड पर अगर हम जाएं तो वो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सर बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नाजरीन को समझाने के लिए भी और बाकी सभी लोगों को समझाने का आसानी से समझ आ जाए। एजेंडा तो बैकग्राउंड पे बेसिकली तो यही था कि अफगानिस्तान जो कि बेसिकली उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, अल कायदा, उसने वहां पे वाशिंगटन डीसी और वो क्या है, वहां पे हमला किया था अमेरिका पे। था अमेरिका को कि भाई जो सऊदी अरेबिया में जो फोर्सेज है, आर्मी फोर्सेज, आप उसको निकाल दें, या जो डिफरेंट कंट्री, मुस्लिम कंट्री में जो आर्मी फोर्सेज जो है अमेरिका की, कि मतलब आप इसको निकाल दें, हमारी आपसे ऐलाने जंग जो है ना, अदरवाइज हमारी आपसे ऐलाने जंग होगी। अच्छा, अब जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने क्यों कहा था, वो बेसिकली यही कहा था कि अमेरिका को एक बड़ी फूक पड़ गई थी, उसमें बड़ी एक वो जान पड़ गई थी जब वो यूनिपोलर की तरफ आया, बायपोलर से यूनिपोलर की तरफ आया। कोल्ड वार खत्म होने के बाद जब अमेरिका यूनिपोलर की तरफ आया, तो अमेरिका का जो है ना, उसका गरूर आसमान पे था। ठीक है, उसने पूरी दुनिया को एक गरूर के तौर पर, एक तकब्बर के तौर पर और एक सुपर पावर के तौर पर लीड कर रहा था। ठीक है ना, तो और बेसिकली अमेरिका का टारगेट मुस्लिम कंट्रीज ही थे। तो अब क्योंकि अफगानिस्तान में पहले इंसर्जेंसी थी और वहां पे वो जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम कंट्रीज की, तो उन्होंने अमेरिका को अलार्म किया कि भाई आप मुस्लिम कंट्री के साथ किसी भी किस्म की मजामत ना करें। आपने सऊदी अरब से जो फौजें रखी हुई हैं, जब और किसी सोमालिया कंट्रीज में आपकी फौजें हैं, या जो ईरान में आपने जो रेवोल्यूशन आया था उसमें जो आपने फौजें रखी हुई हैं, जो इसराइल की पुष्पनाई कर रहे हैं, आप इनसे बाहर आ जाएं, वरना यानी कि सर अदरवाइज
आप हमारी ये आप कहना चाहते हैं खिलाफ कि जो है। अमेरिका के ऊपर जो हमला हुआ उसका मेन वजह यही थी जी 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 बिल्कुल, टेररिस्ट हाँ। ग्रुप्स के नजदीक कि आपने जी जी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अपनी फौजें रखी हुई है, उसे निकालें, अदरवाइज हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ साथ की तरफ कि सर, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में ये लोग लड़ते हैं तो अमेरिकन सदर इनको फाइटर कहता है कि ये फ्रीडम फाइटर है। लेकिन जब ये लोग किसी वजह से अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका के ऊपर हमला करते हैं तो ये लोग टेररिस्ट कहलाते हैं। क्या ये ड्यूल पॉलिसी नहीं है अमेरिका की जिसने दुनिया का अमन तबाह कर दिया? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये टेररिस्ट हैं या फ्रीडम फाइटर हैं, क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो एक आप पूरा जो सिनेरियो है रशियन इन्वेजन का अफ़गानिस्तान में, वहाँ से अगर आप देखें तो जो तालिबान थे या तालिबान लेड पीपल्स थे जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, अल-हाद का नाम दिया गया था रशिया को कि उनके खिलाफ जिहाद हो रहा है। तो उसको टोटली जो बैकिंग थी वो अमेरिका की तरफ से थी। टोटली वो फंडेड थे, मतलब फंडेड इस तरह के अमेरिका, चूँकि उस वक़्त दुनिया में जैसे अंसर भाई ने बात की है, बाइपोलर सिस्टम था। रशिया और अमेरिका दोनों सुपर पावर थी और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन था वर्ल्ड में। जब रशिया ने इन्वेजन की तो अमेरिका को मौका मिल गया कि वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करके एक तरह से रशिया को पुश बैक करे। तो उसने वहाँ के लोग जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे उनको हर तरह से मदद फराहम की। सिंपली उसको उसने जो वे अपनाया वो था पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान और अमेरिका ने फिर मिलकर उनकी मदद की और 1989 में कोलैप्स हो गया सोवियत यूनियन का। अब देखें कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है और उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने उनको मदद तो दी, कोलैप्स भी हो गया रशिया का। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी थी, अटमोस्ट जो उस वक़्त का इश्यू था, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो वहाँ स्टेबिलिटी कायम करना। जैसा कि अफ़गानिस्तान में एथनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कई कबाइल हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो कि जिनकी वज़ह से chaos क्रिएट हो सकता था और वो हुआ, जिसकी वज़ह से पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। जो पावर वैक्यूम को उन्हीं तालिबान ने, उन्हीं लोगों ने फुलफिल किया जो अफ़गानिस्तान में रशिया के खिलाफ जब जिहाद हो रहा था या जो जंग हो रही थी, उस दौरान जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, उन लोगों ने वहाँ वो पावर वैक्यूम को फुलफिल कर दिया। अब वो आगे चलता है जब उसामा बिन लादेन आता है वहाँ, जिसका ताल्लुक अल-कायदा से होता है, तो वहाँ से जो टेंशन की सिचुएशन है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ये फिर अल्टीमेटली ये 9/11 तक जाती है और फिर वॉर ऑन टेरर उसी का एक रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखें कि अमेरिका, ये सारे इंटरेस्ट की बात है। पहले अमेरिका का इंटरेस्ट था कि उसने रशिया को शिकस्त देना थी। उसने यूज़ किया इन लोगों को, ये लोग बहुत अच्छे थे, फाइन, एवरीथिंग वाज़ फाइन। लेकिन जो ही लोगों ने सिर्फ़ एक चीज़ से इनकार कर दिया था, ओसामा बिन लादेन हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। वहाँ से टेंशन स्टार्ट होती हैं और वही लोग जो पहले आप जैसे कहना फाइटर थे या जिहादी थे, वो लोग अब अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तो ये सिचुएशन आप देखें कि इंटरेस्ट की बात है। पहले उनका इंटरेस्ट और था, अब उनका इंटरेस्ट और है। अमेरिका एज़ अ सुपर पावर, जब 2 कुव्वतें थीं, 2 सुपर पावर्स थी अमेरिका और रशिया, तब अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब वो अकेला पावरफुल हो गया, कोलैप्स हो गया रशिया का, तो उसने, अब उसको पता था कि और तो कोई है नहीं, पावरफुल मैं हूँ, अब ना तो कोई नहीं सुनता। अगर सुपर पावर हो, उसने, मतलब उसने उनकी इस डिनाई को जो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया था, उस बेस पे ये टेंशन क्रिएट हुई और सिचुएशन वर्स्ट होना स्टार्ट हो गई अफ़गानिस्तान में। तो ये डुअल फेस ऑफ अमेरिका आप देख लें कि इससे जो वर्ल्ड स्टेबिलिटी है वो आज 9/11 के बाद 21 साल बाद आज हम कहाँ खड़े हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इस पे। जैसे जी। कि सर आपने कहा कि पाकिस्तान का रास्ता अपनाया गया, देन ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका के, तो मैं अंसर साहब से जानना चाहूँगा कि जनाब ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं इसने दुनिया में अमन कायम करने में अपना कितना किरदार अदा किया, या इसने रहे सही अमन को तबाह कर दिया? और पाकिस्तान ने जो अमेरिका का साथ दिया था,
आज कई लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त एक डिक्टेटर थे, मुशर्रफ साहब थे, वो फैसला ठीक था वक्त के मुताबिक। तो आपके नज़दीक आवाम की जो ये राय है कि उस वक्त हमें पाकिस्तान को इस जंग में नहीं जाना चाहिए था, आप क्या समझते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन थे, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। अंसर साहब हमारे साथ हैं? जी अंसर भाई। जी देखें बिलाल भाई, जो वार एंड टेरर, ये जो एजेंडा था, ये बेसिकली 2001 में हुआ। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, अब ये तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे और अमेरिका की पॉलिसी पे ही डिपेंड करेगा ना, कि इस एजेंडे को नाफिज करने के बाद कितने मुल्क अब तक ऐसे हैं जिनमें अमन कायम हुआ, और कितने मुल्क ऐसे हैं जिन पर अभी जो है इंसर्जेंसी अभी तक चल रही है। आप देख ले मिडल ईस्ट में वार एंड टेरर का जो है ना आइडियोलॉजी, ये पूरी मिडल ईस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान और पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। इसके अलावा इस वार एंड टेरर की आइडियोलॉजी कहीं भी इसका वो जो है ना, इसको इन्फोर्स किया ही नहीं गया किसी कंट्री में, सिवाय मिडल ईस्ट और पाकिस्तान और ईरान के अलावा। ठीक है। अच्छा, आप इसका मैं आपको इन वो आउटकम बता देता हूँ, कॉन्सिक्वेंस बता देता हूँ, रिजल्ट बता देता हूँ। वो रिजल्ट क्या है कि ईरान में देख लें अभी तक इंसर्जेंसी वहां पे है, इराक में देख लें अभी तक वहां पे अमन नहीं है, अफगानिस्तान में उस उसके बाद हम देखें कि नुकसानात क्या हुए, कि इंसानी जानें कितनी गंवाई गई। भाई मैं सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान के गालबन 70,000, जिसमें मिलिट्री भी थे और सिविलियन भी, उनकी जानें गई अब तक इन 20 सालों में। अफगानिस्तान की तो अनकाउंटेड है ना, मतलब उसका भी कोई ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट कोई है ही नहीं कि कितने वहां पे शहीद हुए और कितने वहां पे मारे गए, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जी सर, अगर मैं हम आपकी कह बात देना को कि कंटिन्यू करना अफगानिस्तान जो करते हुए मैं है ये कहना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान ने जो फैसला लिया था शामिल होने का वार ऑन टेरर के ऊपर, जैसे आपने बताया कि हमारे इतने फौजी शहीद हो गए, हमारे सिविलियन मारे गए, हमें इतना नुकसान हुआ, तो वो फैसला क्या ठीक था? और आवाम जो कहती है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था, क्या आवाम का फैसला ठीक है या वो फैसला ठीक था जो हमने वक्त के ऊपर कर लिया था? जी देखें जो बेसिकली फैसला पार्लियामेंट का था। परवेज मुशर्रफ जो एट दैट टाइम वो प्रेसिडेंट था। ठीक है। और जो पार्लियामेंट थी एट दैट टाइम वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में थी। उसने अपनी मनी से फैसला लिया था, और ये हाँ, ये सारा फैसला जो था वो इंटरेस्ट की बेस पे हुआ था, क्योंकि अमेरिका वो एट दैट टाइम वो यूनिपोलर और सुपर पावर था। तो हम इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था जब इस मामले में हम अमेरिका का साथ न देते। वजह ये थी कि 134 ममालिक ने कोलेबोरेशन किया वार एंड टेरर के खिलाफ। फिर उसके बाद 34 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री असिस्टेंस दी वार एंड टेरर के खिलाफ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि दुनिया का और खिते का कोई ऐसा कंट्री नहीं बचता था जिसने अमेरिका को हर तरह की मिलिट्री टेक्निकल टेक्नोलॉजी सपोर्ट न दी हो। तो इस हवाले को फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि अमेरिका को वो रिजेक्ट कर सके। भाई वो पाकिस्तान पर बहुत सारी पाबंदियां लग सकती थी। और इस अगर मैं समझता हूँ आज भी कि अगर पाकिस्तान वार एंड टेरर के जो है ना खिलाफ अमेरिका का साथ ना देता, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हाल ईरान से भी आज बुरा होता। ठीक है, एक मेरी अपनी राय है। जी सर, ठीक हो गया। तो आपने मिडिल ईस्ट की बात की, मिडिल ईस्ट में से ही ये ग्रुप पहले बने हुए थे, टेररिस्ट ग्रुप्स जिनको कहा जाता है। तो अमेरिका ने उस वक्त इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और जब 9/11 का वाकया होगा तो अमेरिका ने पहली बार इस चीज़ को सीरियस लिया कि नहीं, ये जो ग्रुप्स है हमारे लिए खतरे का बायस बन। क्या 9/11 से पहले जो छोटे छोटे ग्रुप्स ने टारगेट किया था, अमेरिका की वेरी शिप को टारगेट किया था और मुख्तलिफ टारगेट किए किए थे, अमेरिकन फौजी मारे थे, क्या अमेरिका अगर उस वक्त इनको काउंटर कर लेता आज ये नौबत ना आती? तो ये जो तमाम चीजें लेकर बुश चला और उसका जो ये था प्लान कि मैं इनको ताकत के जोर पे खत्म करूंगा, क्या ये ठीक था? और इसने दुनिया में अमन कायम करने में कितना किरदार अदा किया? और अफगानिस्तान में जो अब जो पीस प्रोसेस होने जा रहा है, शायद इसकी नौबत ही ना आती अगर मामला को टेबल टॉक के जरिए हल किया जाता। आप इसको किस? पहले तो जब तक बंदे वो कहते हैं ना कि बंदे पे खुद पे नहीं आती तो बंदा रिस्पॉन्स नहीं देता।
तो जो बुराई होती है या जो वायलेंस होता है या इस तरह की कोई चीज होती है तो उसको स्टार्ट से ही खत्म कर देना चाहिए। ये जो इसका जो बैकग्राउंड है ये तो बहुत पुराना है। लाइक इसकी तो एक हिस्ट्री है कि गोरिल्ला फाइटिंग कह लें या ये छोटे छोटे ग्रुप्स मिलिटेंट्स ग्रुप्स हो गए। थिंग इज दैट कि आपको ये सोचना चाहिए था कि ये बने कैसे हैं, असला कहाँ से मिला है, इनको स्टार्ट से ही आपने कर्व करना था। जब 1998 में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक होता है तो उस वक्त अमेरिका ने सोचना शुरू कर दिया था कि इनको रोकना है, लेकिन कैसे रोकना है इसके लिए कोई उन्होंने, हम नहीं कह सकते कोई इंतहाई सीरियस किस्म का उन्होंने इनिशिएटिव लिया हो। बट जब उनके अपने कंट्रीज में 9/11 होता है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है तो उस वक्त उनके माइंड में आता है कि वी शुड गो फॉर अ वॉर ऑन टेरर। उस वक्त जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करती है इस चीज का। तो इस चीज को तो सबसे पहले सॉल्व हो जाना चाहिए था। जब सबसे पहले तो जब कोलैप्स हुआ अफगानिस्तान में रशिया का शिकस्त हुई और उसके बाद कोलैप्स हुआ, उसके बाद से ही जो वर्ल्ड सिचुएशन थी वो खराब होना स्टार्ट हो शुरू हो गई थी। उसको उस वक्त से ही टैकल करना अमेरिकन की एज अ यूनिपोलर या सिंगल सुपर पावर होने की हैसियत से, क्योंकि वाहिद ताकत थी दुनिया की उस टाइम रशिया के कोलैप्स के बाद, उसको चाहिए था कि स्टार्ट से ही चीज़ों को कंट्रोल में करती, लेकिन उन्होंने 10 साल का टाइम लिया, जिसका अल्टीमेट नुकसान ये हुआ कि अगले 20 साल 9/11 के बाद भी दुनिया अभी सफ़र कर रही है। स्पेशली मिडल ईस्ट में स्टिल अभी तक जो सिचुएशन है वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि वर्स्ट है। हालात आपके सामने, इस इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में ये पहले स्टार्ट से ही इनको फुल प्लान इनिशिएट करना चाहिए था, ना कि स्लोली ग्रेजुअली उस चीज़ को लेके चलना और फिर जब अल्टीमेटली अपने ही मुल्क में हो जाए तो फिर आप उसके फुल फ्लेज वार उसके अगेंस्ट डिक्लेयर कर दें। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए साथ की बात को, जैसे मैंने कहा कि जो मैसिव एक्शन था उसको प्रॉपर प्लान के जरिए टैकल किया जा सकता था। आप मैसिव एक्शन की बजाय प्रॉपर प्लान लेकर आ सकते थे। तो बुश का तो जो एरा रहा वो रहा, लेकिन जब ओबामा साहब अपने किरदार में आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि फौज को बढ़ा देते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी थी, तो उसने यूनिपोलैरिटी को इस तरह इस्तेमाल किया कि जहां पे उसको लगा कि हम भाई अब ताकत के जोर के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, तो उसने कुछ भी किया। यानी कि यूएन का कोई किरदार आपको नजर नहीं, डेकेड्स के ऊपर ये जंग मुहित है। इसमें बुश का एरा आता है, ओबामा साहब का एरा आता है, देन ट्रम्प का एरा आता है, और अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको डील कर रही है। तो आप इन तीन एतबार को प्लस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह देखते हैं कि वो किस तरह इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, वॉर ऑन टेरर को, देन दोहा डील, और उसके दरमियान जो तमाम इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, तो आप उसको किस तरह देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैंने बैकग्राउंड इसका डिस्क्राइब कर दिया है। अब बुश का जो दौर आ जाता है वो स्टार्ट हो जाता है। जो वार का जो इनिशियल फेज है वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में होता है। जो बुश इसको सिविलाइजेशन फाइट का नाम देता है, कई कंट्रीज उसका को सपोर्ट करते हैं। देखें, ये जो वॉर ऑन टेरर थी ये मल्टी डायमेंशनल थी, इसकी कई डायमेंशन थी। इसमें अमेरिका की डोमेस्टिक डायमेंशन भी थी और एक फॉरेन डायमेंशन भी। डोमेस्टिकली अमेरिका ने क्या किया, उसने एक होमलैंड का एक इदारा इंस्टीट्यूट भी क्रिएट किया है। इसके अलावा पैट्रियट एक्ट उनकी लेजिस्लेशन में ऐड हुई। यानी कि एक ये उसकी डोमेस्टिक डायमेंशन थी कि अमेरिका ने अपनी जो पॉलिसी थी वो अब उसका जो फोकस था वो अपने दुश्मन की तरफ ज़्यादा क्लियरली वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया कि हमने दुश्मन के खिलाफ किस तरह लड़ना है। इसलिए उन्होंने अपने डोमेस्टिकली अपने उन्होंने इनोवेशंस लेके आए। इसके साथ साथ उन्होंने जो फॉरेन लेवल पे जो दूसरी कंट्रीज में जैसे मिडल ईस्ट हो गया, वहां पर अपने नेटो और अपने एलाइज के साथ मिलकर उन्होंने एक वार को प्रॉपरली स्टार्ट किया। उसका नेक्स्ट जो था वो 2003 में उन्होंने क्या किया, इराक की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रॉपर एक उनको सदाम हुसैन को हटाया। और वहाँ उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि मैस डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं ये इराक बना रहा है, इनको सप्लाई कर रहा है उनको टेररिस्ट ग्रुप्स को, मिलिटेंट्स को। तो इस तरह की सिचुएशन थी कि वो जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी वो फुल फ्लैज इनके अगेंस्ट हुई थी।
और मिलिटेंट्स को ढूंढ ढूंढ के मार रही थी या उनके खिलाफ वार प्लान बना रही थी, वार कर रही थी नेटो अलाइज के साथ मिलकर। अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन थी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम थी, जो तालिबान के लोग थे, वो लोग, उनको जो बोन एग्रीमेंट होता है 2002-3 में, उस बोन एग्रीमेंट में तालिबान को इनवाइट नहीं किया जाता। याद रहे कि जब अफगानिस्तान में वार ऑन टेरर स्टार्ट होती है, अमेरिका अपनी फोर्सेस उतारता है, तो तालिबान की गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया जाता है, तालिबान की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है, और एक बोन एग्रीमेंट होता है जिसमें तालिबान को इनवाइट नहीं किया जाता, जिसको बाद में एक ऑफिशियल इसको अपना ओरिजिनल सिन, यानी कि उन वो कहता है कि अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है, वो हमारा गुनाह था कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान को बोन एग्रीमेंट में दावत नहीं दी थी। जाहिर सी बात है, आप एक कंट्री के सिनेरियो को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ के हर सेगमेंट को वहाँ टेबल टॉक के लिए बुलाना चाहिए, वहाँ उनसे बात करनी चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी का तो ये वाज़ेह असूल है कि आप हर किसी के राइट्स का एहतराम करें और उनको प्रोटेक्ट करें। बट उन्होंने वहाँ तालिबान को इनवाइट नहीं किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि तालिबान की जो फाइट थी वो अमेरिकन के खिलाफ और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई, और 2007 में वो मेजर जो पोर्शन था अफगानिस्तान का, उस पर उन्होंने ऑक्यूपेशन उनकी जो थी वो, उनका जो होल्ड था वो मेजर पोर्शन पे हो चुका था। उसके बाद 2009-10 में करज़ई कोशिश करता है कि वो टेबल टॉक स्टार्ट करे, लेकिन ओबामा की हुकूमत उसको नहीं तस्लीम करती, और फिर 2011 में आपने देखा कि हैदराबाद में ऑपरेशन होता है और उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। उसके बाद जो ओबामा की पॉलिसी थी, उसमें वो जो टॉक का आंसर था, जो नेगोशिएशन का आंसर था, वो आ जाता है। 2013 में ओबामा कहता है कि हमें वार सोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल तरीके से वो टॉक करके इसको लेकर चलना चाहिए। उसके बाद ट्रम्प वो फिर विड्रॉ की बात करता है, जिसको आगे फर्दर जो प्रोसीड है वो ट्रम्प के दौर में होती है, और ट्रम्प दोहा डील के थ्रू इसको 2020 में ये कंप्लीट होती है। लेकिन जब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन अभी रिसेंटली आती है, तो वो कहते हैं कि हम इसको और रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक हम विड्रॉ करते हैं तो उसके पीछे क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और ये सारा सीन था जो कि चारों प्रेसिडेंट के दौर में अफगानिस्तान में होता रहा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आइदर यू आर विद अस और आर नॉट से ये कहानी शुरू होती है और ख़त्म होती है दोहा डील के ऊपर कि जनाब हमारी ये गलती थी कि हमने उस बोन एग्रीमेंट के ऊपर तालिबान को शामिल नहीं किया। तो इस गलती को सुधारते हुए आप तमाम जो सदूर यहाँ पे गुजरे हैं वो इस डील की तरफ आए कि हमें अगर अफगानिस्तान में अमन चाहिए तो हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और उन्होंने एक डील किया, दोहा डील। तो ये जब दोहा डील हो चुकी है, तो आप इस दोहा डील को जनाब कैसे देखते हैं साद अब्दुल्ला साहब, और ये इसके दरमियान जो तमाम ट्रीटीज होती रही इन दोनों पार्टीज के दरमियान, वो उसका क्या फ्यूचर था, और अब जो दोहा डील हो चुकी है इसका क्या फ्यूचर है, इसका क्या बैकग्राउंड है? लेकिन सबसे पहले तो हम एक जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें इसका, पिछले पूरे डेकेड में क्या हुआ, उसमें टॉक की बात कहाँ हुई, पीस टॉक की कहाँ नहीं हुई, कहाँ इश्यूज आए। तो सबसे पहले जो हामिद करजई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बात की, उन्होंने अफगान तालिबान से बात करने का अंदिया दिया था, बट जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, ओबामा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया था। उन्होंने अपनी फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ थी वो और ज़्यादा बढ़ा दी थी। यानी कि उस वक्त जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो अमेरिका था, वो इस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था कि पीस टॉक होनी चाहिए। लेकिन जब एबटाबाद का ऑपरेशन हो जाता है, उसके 1-2 साल बाद ओबामा सेम बात रिपीट करता है कि पीस टॉक होनी चाहिए, बट तब तालिबान डिनाई कर देते हैं। लेकिन जो कि स्टार्टअप जो पीस टॉक के हवाले से वो स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे हम कह सकते हैं कि वहाँ से पीस टॉक का जो ओरिजिनल जो एसेंस है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद 2015 में तालिबान, अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान पाकिस्तान में 2015 में जुलाई मेरे ख्याल में पीस टॉक के हवाले से बात होती है, कंट्री के हवाले से अपने उनके बात होती है, पाकिस्तान इसको मीडिएट करता है। इसके अलावा चाइना में भी होती है,
और 2016 में सबसे पहली ट्रीटी, जिसे हम कह सकते हैं पीस टॉक के हवाले से अफगानिस्तान में जो पहली ट्रीटी साइन होती है, वो अफगान गवर्नमेंट और हिजब इस्लामी, हिजब इस्लामी एक ग्रुप था जो कि अफगान तालिबान का एक और ट्रीटी साइन कर ली थी। लेकिन उसके बाद जो बाकी पार्ट था अफगान तालिबान का, उन्होंने अभी तक स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था इसमें। ट्रंप का जो दौर आता है, ट्रंप शुरू में पाकिस्तान को अक्यूज भी करता है, बट लिटरली एक सीक्रेट मीटिंग होती है अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, दोहा, जहाँ पॉलिटिकल ऑफिस था तालिबान का। इस पॉलिटिकल ऑफिस की जो फाउंडेशन थी, ये जब बनाया गया, ये 2013 में बनाया गया था, और उस वक्त जब ये बनाया गया था तब भी अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान सिचुएशन टेंस हो गई थी। तो उसी पॉलिटिकल ऑफिस जो होती है जुलाई 2018 में। Start. तो पहली ट्रीटी तो 2016 में साइन हो गई। उसके बाद जो दूसरी ट्रीटी साइन की तरफ, जैसे दोहा डील कहा जाता है, 29वीं, उसका बैकग्राउंड ये है कि 2018 के स्टार्ट से 2017 के एंड पे अफगान तालिबान जो है वो पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको अशरफ गनी जो है वो वेलकम कहता है, और वो कहता है कि मैं अपने इनके प्रिजनर्स को रिलीज करूंगा अगर ये टॉक पीस टॉक की तरफ आते हैं तो। बट लेटरली उस पर कोई इतनी खास पेशरफ नहीं होती। बट लेटर ऑन जुलाई 2018 में जो एक सीक्रेट मीटिंग जो होती है, वो दोहा पॉलिटिकल ऑफिस जो है तालिबान का, वहाँ अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं बुलाया जाता। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं बुलाने से एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिचुएशन खराब हो सकती थी। बट लेटरली वो उनकी जो पीस टॉक थी वो अमेरिका और तालिबान की चलती रही, और एक 29 फरवरी 2020 को ये डील कंप्लीट हुई, जिसे दोहा डील का नाम दिया गया। और इसका अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो पावर शेयरिंग फार्मूला है। अब अफगान गवर्नमेंट को उन्होंने मतलब, और अफगान तालिबान को एक टेबल पे बिठा के उनकी जो टॉक है वो अभी पेंडिंग में है, वो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है। ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन स्टिल अभी तक जो दोहा डील है उसके और बाइडेन की जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स हैं या पॉलिसी है, उसको देखते हुए ये फ्यूचर में देखा जा सकेगा। जैसे आपने दोहा डील का और बाकी तमाम डील्स का बताया कि दरमियान में ये तमाम इवेंट्स हुए हैं, तो अब आप जो दोहा डील होने जा रही है, आपने मेरे से बात की कि पावर शेयरिंग का फार्मूला इसमें नहीं डिस्कस हुआ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए इसे रिवाइज कर रही है कि कोई लूप होल ना रह जाए। अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वर्ल्ड पीस के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर और इस पूरे खत्ते में? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पूरे एशिया में। अफगानिस्तान कनेक्ट करता है एशिया को सेंट्रल साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से, उसके साथ गल्फ रीजन है, उसके साथ इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना है, फिर पाकिस्तान है जहाँ से सी पैक गुजर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो जो पीस डील है ये इंतहाई ज़रूरी है पूरे रीजन, बल्कि पूरे वर्ल्ड के पीस के लिए, कि आपने स्टेबिलिटी कायम करनी है एक ऐसे रीजन में जो इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। सेंट्रल एशिया आपको पता है, गल्फ रीजन का आपको पता है, चाइना का आपको पता है, यानी कि आप इसकी जो सराउंडिंग्स हैं आप उनकी इम्पोर्टेंस देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ अमन का होना कितना ज़रूरी है। और अगर ये अमन क्रिएट हो जाता है, ये पीस टॉक सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो इसका जो अल्टीमेट फायदा है वो रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया को होने वाला है। क्योंकि अब दुनिया में जंगें मुआशी होंगी, ना कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वॉर्स की तर्ज पर। तो माशी जंगों के लिए ज़रूरी है कि अमन कायम हो।
तो जैसे सर आपने बताया कि दोहा डील, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, देन तमाम बात होगी। जैसे पाकिस्तान, आप मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस 3 डेकेड्स में, 4 डेकेड्स में, इस पूरे पीस प्रोसेस में कहाँ पर खड़ा है, उसकी क्या स्टैंडिंग है आपके नज़दीक? पाकिस्तान का क्या किरदार है, क्या कर सकता है और क्या इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं? देखें, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक तो पड़ोसी मुल्क भी है, उसके साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कि सीटो सेंट्रो के वक्त से ही हम उसके एक तरह से ग्रुप में शामिल हैं। पूरी कोल्ड वार के दौरान हमारा जो मेजर हमारा जो था जो हमारा झुकाव था वो अमेरिका की तरफ था। हम अमेरिका के साथ चले। रशिया की इन्वेजन के वक्त भी हमने अफगानिस्तान में जो तालिबान को सपोर्ट किया, उसमें बेसिकली अमेरिका ने हमें सपोर्ट दी थी। तो आप इस सारे सीक्वेंस को देखकर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हर टाइम चला। लेकिन जब सिचुएशन वार ऑन टेरर पे आती है, तब पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल फैसला था कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर या समथिंग एल्स, पाकिस्तान ने अमेरिका को चूज किया और वार ऑन टेरर में अमेरिका को सपोर्ट किया। अब इस अगर पाकिस्तान ना करता तो भी एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती, क्योंकि सुपर पावर थी दूसरी तरफ। और अगर सपोर्ट किया तो उसका नुकसान तो आपने 20 सालों में देखा कि हमारे यहाँ इंसर्जेंसीज हुई। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ के ऑप्शन थे वो डिफिकल्ट थे, बट पाकिस्तान ने जो लेस डिफिकल्ट ऑप्शन था उसको ऑप्ट किया और उसको लेकर पाकिस्तान चला। जाहिर है उसमें पाकिस्तान की 70,000 प्लस जाने गई, कई फौजी जवान शहीद हुई है, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में। बट पाकिस्तान की जो एफर्ट थी वो एक रिसेंटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की पीस टॉक में, जो पीस प्रोसेस में जो एफर्ट है वो रिमार्केबल है। पाकिस्तान जहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान का असल में बुनियादी मकसद जो है बेसिकली वो यही है पिछले 5-6 सालों से, 7 सालों से, कि पाकिस्तान चाह रहा है कि एक स्टेबिलिटी कायम हो। इसका फायदा इसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जब इस दोबारा अपनी इकोनॉमी को चाह रहा है, जब पाकिस्तान दोबारा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ चाह रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि उसकी सराउंडिंग्स में जो अनरेस्ट है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो ना हो। तो पाकिस्तान इसके लिए पीस प्रोसेस में अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपने कहा कि अपना रोल प्ले कर रहा है, देन ये भी बात है कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया को भी कहा गया अपना रोल प्ले करे। तो आप इंडिया को, पाकिस्तान और इस दोहा डील को कैसे देखते हैं कि क्या इंडिया के शामिल होना इस दोहा डील के अंदर ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और पाकिस्तान को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? लेकिन सबसे पहले तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। एक इंडिया अगर कंस्ट्रक्टिवली, जैसे कि तालिबान ने कहा कि इंडिया बेशक अपना रोल प्ले करे बट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि माजी में जो इंडिया का रोल रहा है उस पे किसी भी सेगमेंट को, जो कि तालिबान है वहाँ, तो उनको उस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बट अगर इंडिया कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है तो जो रीजन का अमन है, जो स्टेबिलिटी है, उसके लिए बहुत बहुत हद तक इसमें मदद हो जाएगी। बट पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन है। पाकिस्तान सिंपली वहाँ ये बात कर सकता है कि इंडिया अगर इतना इंटरेस्ट रखता है कि तालिबान का पीस कायम हो, तालिबान में अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस कंप्लीट हो, तो वो अपने रीजन पाकिस्तान, अपने नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ भी मसले कश्मीर को हल करे और उसको टेबल टॉक के ज़रिए हल करे, उसको ऑपरेशन के ज़रिए हल ना करे। ये एक जेन्युइन और सॉलिड रीज़न है पाकिस्तान के पास कि वो इंडिया के क्लेम को, कि वो इंटरेस्टेड है वन पीस प्रोसेस में, इसको डिनाई कर सकता है। तो जो इंडिया का जो रोल है, मेरे ख्याल में अगर वो कंस्ट्रक्टिव हो तो ये पॉजिटिव साइन है। बट ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो रोल है वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या पाकिस्तान इसको क्लेम कर सकता है। मे बी इंडिया इंटरेस्टेड हो कि वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे अफगानिस्तान में, लेकिन उसका जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो वहाँ के पीछे भी पाकिस्तान पे होगा। वहाँ भी वो अपने पीस प्रोसेस में रोल प्ले करके, अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले करके वहाँ से, जैसे पिछले कई सालों से वो अफगानिस्तान से अपने नेटवर्क चला रहे हैं, तो ये शायद फ्यूचर में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई सीन क्रिएट करते रहें। तो इससे रीजन की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल है कि
इंडिया की वजह से रीजन स्टेबल हो, अगर आप मसले कश्मीर का एक मसले को उठाकर आप देखें तो। जैसे साद भाई ने कहा, साद अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया का जो रोल होगा वो मशकूक निगाह से देखा जाएगा। इसकी जो तारीख रही है वो ठीक नहीं। डिसइंफोलैब हाल ही में इंडिया के बारे में इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बदनाम करने की, डिसफेम करने की इंडिया ने बहुत कोशिश की। FATF में पाकिस्तान का जो नाम ना निकलने की वजह भी इंडिया है। देन हिस्ट्री हमारी रही है, तालिबान ने भी इनको वेलकम जरूर किया लेकिन कंस्ट्रक्टिव लेवल के ऊपर। तो उस तमाम चीज़ को जो साद अब्दुल्ला साहब ने बताई कि अगर तालिबान ओसामा बिन लादेन को हवाले कर देते अमेरिका के, तब भी ये सब कुछ ना होता। अगर अमेरिका तालिबान को उस एग्रीमेंट के अंदर शामिल कर लेते अपने, तो तब भी आज जो अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं ऐसे ना होते। तो नाज़रीन, कि टेररिस्ट दुनिया में जो डिफाइन किया गया, टेररिज्म की कोई तारीफ नहीं। जब कुछ लोग आपके हक के लिए लड़ रहे होते हैं तो फ्रीडम फाइटर होते हैं, लेकिन जब आपके मफादात उनके मफादात से टकराते हैं तो आप उनको टेररिस्ट करार देने लग जाते हैं। अब सोवियत वार होती है, यही फ्रीडम फाइटर होते हैं। 9/11 होता है तो ये टेररिस्ट बन जाते हैं। अफगान पीस प्रोसेस चलता है, बुश एक लंबी जंग लड़ता है लेकिन कामयाब नहीं होता। ओबामा आता है, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार दिया जाता है, उसकी लाश नहीं दी जाती। लेकिन एक शिफ्ट आता है पॉलिसी में, ओबामा बात करता है कि हमें अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए, तालिबान हमारा रियल एनिमी नहीं है, हमें अपने रियल एनिमी को ढूंढकर उसको मारना है। जैन ट्रम्प साहब आते हैं, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि विड्रॉल की पॉलिसी अपनाई जाती है, लेकिन फॉरेन विड्रॉल भी अफगानिस्तान के लिए, दुनिया के अमन के लिए खतरा है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है कि अगर हम फॉरेन निकल जाएंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। तो इस चीज़ की वजह से अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है, दोहा डील है, वो डिले का शिकार है। इसके साथ साथ जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बात की कि अफगानिस्तान से अगर जाना चाहता है अमेरिका, जैसे साद अब्दुल्ला ने बात की कि वो एक प्रॉपर प्लान लेके जाए। जैसे अंसर ने बात की कि पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा अहम होगा। जैसे अंसर साहब ने बात की कि इंडिया का तामीरी किरदार किस तरह हो सकता है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे इसके ऊपर। इन तमाम तबसरों के साथ आज का हमारा टॉपिक अफगान पीस प्रोसेस का यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपको। तो हमारे यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।